दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 हिंदी का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो जीवन परिचय आपका मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है। ये आपका हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर में हर साल ये जीवन परिचय पूछा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी का। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 के खा पे आपसे एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है जिसमें मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो एकदम महत्वपूर्ण वाला जीवन परिचय, तो एकदम मस्त तरीके से आज आपको बताएंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी पे ट्रिक से लिखना है जिससे आपको एग्जामिनर भी फुल पे फुल नंबर दे। एक चीज जान लो यार, मेन तरीका लिखने का होता है। अगर आपने मस्त तरीके से, ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में मस्त तरीके से लिखा तो आपको 5 नंबर फुल पे फुल मिलते हैं। मेन ट्रिक होती है लिखने की, मेन तरीका होता है लिखने का। कुछ भी रटना नहीं होता, सब कुछ बना बना के अपने शब्दों में लिखना है। आप मस्त तरीके से 5 नंबर का जो जीवन परिचय पूछा था पूरे 5 नंबर पाओगे, ठीक है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एकदम मस्त तरीके से आपको समझना है मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपको सेम इसी तरह से अगर लिखते हो तो 5 पे 5 नंबर आपको फुल पे फुल मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपका जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त जी का। तो बात करिए अगर जो हिंदी का पेपर होगा उसमें प्रश्नोत्तर संख्या 5 का और 5 के खा, इन पे आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है। 5 के का नंबर प्रश्न पे आपसे लेखक का जीवन परिचय और 5 के खा नंबर प्रश्न पे कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है कवि हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगा देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। आपसे कवियों के जीवन परिचय में 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, अर्थात साहित्यिक परिचय दीजिए, जीवन परिचय दीजिए और उनकी रचनाएं दीजिए। तो सब कुछ हम सब कुछ आज आपको इस वीडियो पे बताएंगे, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको इसे देखना है। शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। देखो एक चीज जान लो, मेन ट्रिक क्या है। अगर ट्रिक समझ गए तो आप भी एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है। आपको पता है यार एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में क्या फर्क होता है, पढ़ता सब लोग वही है, बस मेन तरीका बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखने का होता है, ठीक है। मेन तरीका लिखने का होता है। अगर मस्त तरीके से आप लिखते हो तो एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर देता है। तो वही तरीका सीखना है, ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए बोर्ड एग्जाम पे। आपके पास ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और स्केल आपकी जो पटरी होगी वो होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ऊपर ब्लैक या ब्लू स्केच से हेडिंग लगा देना प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। अब इसके जस्ट नीचे आपको हेडिंग लगानी मैथिली शरण गुप्त। अब इसके बाद जीवन परिचय कैसे आपको बना बना के लिखना है वो आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहले देखो जीवन परिचय के जो मेन महत्वपूर्ण बिंदु जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम पता हो तो माता का नाम, रचनाएं, ये मेन चीजें जो हो वो आपको इस टाइप से एक ब्रैकेट पे लिखनी है। ऐसा क्यों? देखो आप मान लो आपने अपनी कॉपी के पेज पे जो बोर्ड एग्जाम कॉपी होगी उसमें इतना बड़ा जीवन परिचय लिखा। अब एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं रहता कि वो आपका एक एक चीज पढ़ेगा, क्योंकि इतनी सारी कॉपियां चेक करनी। मेन चीज वो देखता है कि हाँ जन्म भैया इतने में हुआ, मृत्यु इतने में, जन्म स्थान ये है, पिता का नाम ये, माता का नाम ये, तुरंत वो इसको देखता है। मेन वो जान जाता है कि अगर आपने ये सही लिखा है तो उसको तो पता है, इसी से आप यहाँ पे बना बना के लिखे हो। जो चीज आपने यहाँ पर से ही बना बना के तो यहाँ लिखा है, तो मेन चीज देखता है अगर ये सही है तो वो तुरंत आपको 5 पे 5 नंबर फुल पे फुल देता है। तो ये चीज आपको अच्छे से करनी। कोई भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखो, सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु लिख दो। जैसे उनका जन्म सन 1886 ईस्वी को, मैथिली शरण गुप्त जी की बात है तो इनका जन्म सन 1886 ईस्वी को, मृत्यु सन 1964 ईस्वी को। इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था तो इनका जन्म हुआ था चिरगांव का नाम है, और आपका क्या है चिरगांव, ठीक है, मतलब चिरगांव पूरा नाम है, ठीक है। और झांसी क्या है जिला, तो चिरगांव जिला झांसी में उनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम है सेठ रामचरण गुप्त। इनके पिताजी का क्या नाम है? सेठ रामचरण गुप्त नाम था। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं लिख सकते हो जैसे साकेत, भरत भारती, यशोधरा आदि। इस टाइप से कुछ प्रमुख रचनाएं लिख सकते हो। इस टाइप से अगर आप लिख देते हो ना तो एग्जामिनर बस जब देखता है जन्म इस सन में हुआ, मृत्यु ये है, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, तो तुरंत फुल पे फुल नंबर दे देता है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको अपने शब्दों में बना बना के लिखना है। कैसे लिखना है वो आपको समझना है, ठीक है। इतना आपने सबसे पहले लिखा, फिर उसे आप ब्लैक या ब्लू स्केच से लेके इस टाइप से एक ब्रैकेट पे बंद कर देना, ठीक है। ब्लैक या ब्लू स्केच जो भी हो आपके पास उसे इस टाइप से आपको ब्रैकेट पे बंद कर देना है। अब इसके बाद आपकी यहाँ पे हेडिंग लगेगी जीवन परिचय। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया कैसे बना बना के लिखना, गाना लिख देना है क्या? गाना आना नहीं लिखना, नहीं नंबर पूरे कट जाएंगे, ठीक है। आपको मतलब इनके जीवन के बारे में समझना है, क्या क्या इनके जीवन में घटित हुआ, फिर उसे अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। आप देखो सबसे पहली लाइन क्या रहेगी, यहाँ पे हेडिंग तो लग गई जीवन परिचय। आप सबसे पहली लाइन रहेगी इनके जन्म के बारे में और जन्म स्थान के बारे में। सबसे पहले आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी।
क्या लिखना है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में कहाँ हुआ था, चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। पहली लाइन यही रहेगी कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। ये पहली लाइन रहेगी, ठीक है, जीवन परिचय लिखने पे तो देख सकते हो। और इसके बाद क्या लिखा जाएगा, इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। देखो हमने कैसे लिखा, हमने पहली लाइन पे लिखा कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था और इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इस टाइप से आपको मस्त तरीके से लिखना है। इसी से एक दो लाइन पहले बना देनी है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था, इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। अब इनके जीवन के बारे में आपको कुछ बातें समझनी है, फिर उन्हें अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कहा गया इनके पिताजी का नाम क्या था, सेठ रामचरण गुप्त। आप जो इनके पिताजी थे ना, ये एक स्वयं एक अच्छे कवि थे। तो हमने लिखा कि इनके पिता स्वयं एक अच्छे कवि थे, जो मतलब इनके पिताजी सेठ रामचरण गुप्त जी थे वो स्वयं एक अच्छे कवि थे, इसलिए गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। मतलब जब आप मान लो किसी के पिताजी अगर कवि हैं तो उसके बच्चे पे तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो वही चीज है कि गुप्त जी मतलब जो इनके पिताजी थे सेठ रामचरण गुप्त जी स्वयं एक अच्छे कवि थे, जिससे गुप्त जी पर भी अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा और ये भी एक कवि बन गए। अब इसके बाद ये जो है मैथिली शरण गुप्त जी, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। ये चीज भी यहाँ पे लिख देना है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इन्हें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली है। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे, मतलब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना क्या मानते थे, एक गुरु मानते थे, ठीक है। उनसे इन्होंने बहुत प्रेरणा ली है, ठीक है, उनको अपना गुरु मानते थे और उनसे इन्होंने बहुत सारी प्रेरणा ली है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखना है आपको, मेन तरीका हम आपको ये समझाना चाहते हैं। आप इनके जीवन के बारे में समझो, क्या क्या हुआ इनके जीवन में, फिर आपको उसे अपने शब्दों में लिखना। जरूरी नहीं जितनी लाइन हमने लिख दी वही रट लो, रटना कुछ नहीं, अपने शब्दों में लिखना। मेन चीज पहली लाइन रहेगी कि उनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में, फिर उनके पिताजी के बारे में जैसे लिखा। तो सबसे पहले लिखा गया मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त एक स्वयं अच्छे कवि थे, अर्थात इनके पिताजी स्वयं एक अच्छे कवि थे, जिससे गुप्त जी पे भी पूर्ण प्रभाव पड़ा और वो भी अच्छे कवि बन गए। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को भी अपना गुरु मानते थे, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, गुप्त जी को पहले शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया। ये जो गुप्त जी हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इन्हें सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा, ठीक है, किंतु वहां पर इनका मन नहीं लगा। अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। मतलब कि सबसे पहले ये जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहां पर इनका क्या मन नहीं लगा, पढ़ाई में मन नहीं लगा। जहां झांसी भेजा गया था पढ़ने के लिए, वहां इनका मन नहीं लगा। अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, घर पर ही इनको पढ़ाने का इंतजाम किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जहां इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया। अब इसके बाद कहा गया गुप्त जी बड़े ही हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ये जो मैथिली शरण गुप्त जी थे बहुत ही हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। फिर कहा गया इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण होता है, ठीक है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण होता है, मतलब इनके काव्यों में भारत की संस्कृति के बारे में बताया जाता था, राष्ट्रीय सेवाओं के राष्ट्र के बारे में बताया जाता था, ये समझ सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा कहा गया यहाँ पे कि इनके काव्यों में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है, मतलब इनके काव्यों में भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया है। इनके ज्यादातर काव्यों में भारत की संस्कृति के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया इनके काव्यों में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। अब कहा गया साकेत महाकाव्य, इनका एक महाकाव्य है साकेत, बहुत ज्यादा फेमस है, पूछा भी जाता है साकेत महाकाव्य किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का। तो साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद परितोषिक एक पुरस्कार होता है, वो भी मिला है, ठीक है। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी को साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, क्या कहा गया, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है उससे इन्हें एक पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है मंगला प्रसाद परितोषिक। किस पे मिला है, साकेत महाकाव्य पे। फिर कहा गया भारत सरकार ने गुप्त जी की साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। मतलब भारत की जो सरकार है उसने आपका जो मैथिली शरण गुप्त जी है इनकी साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। फिर आखिरी पे आपको लिख देना इनका निधन या इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी को हुई। तो हमने लिख दिया इनका निधन सन 1964 ईस्वी को हुआ। इस टाइप से आपका जीवन परिचय हो जाता है।
मतलब आपको जन्म से लेकर स्टार्ट करना और मृत्यु तक आ जाना है, ठीक है, मतलब कब उनकी मृत्यु हुई, इस टाइप से जीवन परिचय लिखा जाएगा। अब मेन तरीका ये है लिखने का, हम आपको ये समझाने का प्रयास करें, जरूरी नहीं जितनी बातें लिख दी वही लिख के आओगे तभी नंबर मिलेंगे। देखो मेन तरीका समझो, सबसे पहले ये लिखना है, फिर इससे आपको 2-3 लाइनें बनानी है कि उनका जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त थे और इनके पिता स्वयं एक अच्छे कवि थे, जिससे इन गुप्त जी पर भी अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे, उनसे भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। फिर प्रारंभ में इन्हें, सबसे पहले शिक्षा की बात आई, प्रारंभ में इन्हें मतलब शिक्षा प्रदान करने के लिए कहाँ भेजा गया, झांसी, लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा, इसलिए घर पर इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहाँ इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया। इतने तक सबको समझ में आया था। फिर कहा गया गुप्त जी बड़े ही हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, ये तो लिख ही सकते हो अपनी भाषा में, गुप्त जी बड़े ही हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। फिर कहा गया इनके काव्य में भारतीय संस्कृत का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है और साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला और भारत सरकार ने गुप्त जी की साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। लास्ट में लिख दिया गया इनके निधन के बारे में, इनका निधन सन 1964 ईस्वी को हो गया। बस ये याद रखना, इधर उधर की बातें नहीं लिखना, गाना ना नहीं लिखना, आपको सिंपल मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय लिख रहे हो तो उन्हीं के बारे में अपने शब्दों में बना के यहाँ पे लिख देना। मेन चीज ये है, और देख सकते हो कैसे लिखा गया, जो हाईलाइटेड पॉइंट उसे ब्लैक पेन से, ऐसे ब्लू पेन से, ठीक है, इस टाइप से लिखोगे, कोई नंबर नहीं काट सकता। अब बात कर लेते हैं साहित्यिक परिचय की। जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। देखो साहित्यिक परिचय पे क्या लिखा जाता है। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है कि मान लो मैथिली शरण गुप्त जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, इस टाइप से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है उनके साहित्य के बारे में, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है राष्ट्र कवि के रूप से जाने जाते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र कहा गया ना, भारतीय संस्कृत का प्रेरणा प्रचित्रण हुआ था, कहा था ना कि मतलब भारत की संस्कृति के बारे में बताते थे, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के भावों को बताते थे, मतलब ये मान सकते हो प्रकार के राष्ट्र प्रेमी थे और राष्ट्र के बारे में रचनाएं करते थे, इस टाइप से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले साहित्यिक परिचय पे लिखा, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। ये अपने काव्य से राष्ट्रीय भावों की गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को है। कहा गया ना, अपने काव्य से राष्ट्रीय भावों की गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को है। मतलब राष्ट्रीय भावों की गंगा बहाने का मतलब है ये काव्य में राष्ट्रीय भावों को लाते थे, राष्ट्र प्रेम की बातें करते थे अपने काव्य में, इसलिए कहा गया कि अपने काव्य से इन्होंने राष्ट्रीय भावों की गंगा बहाने का श्रेय किसको जाता है, गुप्त जी को। मतलब गुप्त जी के जो जितने भी काव्य थे उसमें ज्यादातर ये क्या करते थे, राष्ट्र के भावों को मतलब मिलाते थे, मतलब कि सीधी सीधी बात है, ये राष्ट्र प्रेमी थे और राष्ट्र प्रेम पे रचनाएं करते थे, ठीक है। कहा गया ये द्विवेदी युग के बहुत ही महान कवि रहे हैं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं, ये द्विवेदी युग के बहुत ही महान कवि रहे हैं। तो इस टाइप से अपनी भाषा में आपको लिखना है, जरूरी नहीं हमने 2-3 लाइन लिख दिया साहित्यिक परिचय, आप इतना ही लिख दो, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, बहुत महान कवि रहे हैं, इन्होंने ये रचनाएं की हैं, अपनी भाषा में लिखना, ठीक है। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं हमने लिख दी, हमने बस यही लिखा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग के एक सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। और फिर कहा कि अपने काव्य में इन्होंने राष्ट्र प्रेम की या राष्ट्रीय भावों की गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को है और ये द्विवेदी युग के बहुत ही महान कवि रहे हैं। एक चीज जान लो, जीवन परिचय आपको 80 शब्दों में लिखना है, 80 शब्दों में लिखना है, 80 शब्दों में, ठीक है। 80 से 90 शब्द 100 शब्द में आप खत्म कर देना, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अपने शब्द अपने हिसाब से देख लेना, 80-90 शब्द में लिख देना, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ रचनाएं लिख सकते हो, ठीक है। रचनाएं जैसे कि मेन देखो, किसी भी लेखक या कवि के जीवन परिचय याद करो तो उनकी 6 या 7 रचनाएं आप याद कर लो, जिससे क्या होगा, देखो रचनाएं आपको लिखनी होंगी, क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय तथा उनकी कृतियों को लिखिए, तो आपको कृतियां मतलब रचनाएं याद करनी होंगी, मतलब 6 से 7 याद कर लिया को, ठीक है। अब जैसे हमने रचनाएं लिख दी है यहाँ पे, साकेत, यशोधरा, द्वापर, भरत भारती, जयद्रथ व त्रिपदगा आदि, इस टाइप से हमने रचनाएं लिख दिया। ठीक है, तो अब आपको दिख भी रहा होगा साकेत, यशोधरा, द्वापर, भरत भारती, जयद्रथ व त्रिपदगा आदि। तो इस टाइप से आपको इनकी रचनाएं लिख देनी है, ठीक है। तो लिखने का तरीका समझ सकते हो, सबसे पहले जो मेन पॉइंट था वो यहाँ लिखा गया, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। अगर इस तरह से लिखते हो कोई 5 नंबर नहीं काट सकता, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रचनाएं आपको तैयार करनी है और अपनी भाषा में आपको लिखना है। बस मेन चीज यही है, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम अगर दिया गया हो, इनमें माता का नाम नहीं दिया गया था तो माता का नाम नहीं दिया हमने। रचनाएं हैं
ये चीज़ मेन है जो आपको तैयार करनी है और अपनी भाषा में बना बना के लिखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज आपको मैथिली सड़गुप्त जी का जीवन परिचय समझ में होगा। ऐसे लिख देते हो अगर बोर्ड एग्जाम कॉपी पे, तो आपको कॉपी पे मतलब पूरे 5 नंबर फुल पे फुल मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लेना। और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से हमने सारे कवि और लेखकों के जीवन परिचय करा रखे हैं। आप चैनल पे जाओगे, हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।